अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आंसा ब्लूम विद आंसा के एक और एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हमने इंटरव्यू किया है एक पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ शाज़ेब अली को। शाज़ेब अली पाकिस्तान से अमेरिका आए थे जब वो थे 15 या 16 साल के। अ, उनकी जर्नी कैसी रही, उनकी ट्रांजिशन पाकिस्तान के स्कूल से यहाँ के स्कूल में कैसी रही, उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उन्होंने कैसे ओवर द टाइम ग्रो किया है, किस तरह से वो फैशन की फील्ड में आए, कैसे उन्होंने सॉकर टीम यहाँ पे ज्वाइन की और अपने सॉकर के पैशन को वो परसू कर रहे हैं मुसलसल। आजकल वो कॉलेज में हैं, कॉलेज में क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी, कॉलेज को वो किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम और अमेरिकन स्कूल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं और उनको वो किस तरह से नेविगेट करते हैं, और अपने फेलो यूथ जो मेंबर्स हैं उनके लिए उनकी क्या सजेशंस हैं अगर वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से अमेरिका आ रहे हैं या इन जनरल कहीं पे भी वो हैं। तो आइए मिलते हैं शाज़ेब अली से। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। जी वालेकुम सलाम। तो बैकग्राउंड को कंटिन्यू करते हुए मैं था पाकिस्तान से इधर लेट 2018 और मैंने आके यहाँ से हाई स्कूल शुरू किया था। द फर्स्ट मेजर चेंज ऑब्वियसली वाज द कल्चरल चेंज जो होता है। लैंग्वेज का मुझे बैरियर था नहीं, लैंग्वेज बैरियर होता है लोगों का, मेरा वो था नहीं क्योंकि पाकिस्तान में मैं था आर्मी पब्लिक स्कूल्स में। तो वहाँ पे इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन इंग्लिश एक्सेप्ट उर्दू एंड इस्लाम ऑफ कोर्स। तो इंग्लिश का मुझे कभी चैलेंज लगा नहीं। और यहाँ पे जब आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश यहाँ के बोलनी शुरू की तो जो एक्सेंट था ऑब्वियसली स्टार्टिंग में काफ़ी हैवी था और थिक था, लेकिन दैट स्टार्टेड टू गो अवे एज वेल। और फिर लोग मतलब लोगों से भी आप सुनते हो कि अच्छा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप बताते हो कि हाँ 2 साल 3 साल 4 साल, तो देर लाइक यू डोंट साउंड लाइक यू हैवंट बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश जो है रिफ्लेक्ट्स अपॉन हाउ लॉन्ग यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, आपका जो एक्सेंट आपकी टोन है। तो इंग्लिश का मुझे कोई मसला था नहीं। उसके बाद देन द सेकंड बिगेस्ट चेंज वाज द स्कूल ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ का हाई स्कूल जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आर्मी पब्लिक स्कूल से आप किसी भी स्कूल में जाओ तो एक तो वही बहुत बड़ा चेंज होता है, बिकॉज वन इज बेस्ड अराउंड अ मिलिट्री इन्वायरमेंट एंड वन इज जस्ट हाई स्कूल फॉर एजुकेशन। तो यहाँ के स्कूल में मैंने आके शुरू किया था हाई स्कूल 9th ग्रेड से, ऑब्वियसली बीच में 8th ग्रेड मेरी स्किप स्किप हुई थी क्योंकि आई लेफ्ट 7th ग्रेड एंड देन जॉइन 9th। लेकिन मुझे ज़्यादा जो जम था वो फील नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट कभी मुझे अकर नहीं हुआ कि अच्छा हाँ ये चीज़ मैंने मिस किया है, ये चीज़ मैंने मिस किया 8th ग्रेड में। इट जस्ट वेंट विद द फ्लो काइंड ऑफ। तो स्कूल जहाँ पे शुरू किया, मेन चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे फ्रीडम था कम काफ़ी ज़्यादा, एंड दैट्स नॉट इन अ गुड सेंस और अ बैड सेंस, इट्स जस्ट कि यू हैव मोर फ्रीडम टू डू थिंग्स हियर। नॉट कि मुझे पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम से कभी मतलब यू फील इम्प्रेजेंट, नहीं, इट्स जस्ट आई ऑलवेज लाइक द डिसिप्लिन, मे बी बिकॉज आई बीन गोइंग देयर फ्रॉम डे वन। लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि यार यहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है। इट वॉज ऑलवेज कि भाई यहाँ पे फ्रीडम है, पाकिस्तान में नहीं था। तो बल्कि पाकिस्तान में डिसिप्लिन था, यहाँ पे डिसिप्लिन होता नहीं है, तो दैट वाज इट। उसके अलावा यहाँ पे जो स्कूल प्रोवाइड करता है सर्विसेज, स्कूल प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स, वो काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में एटलीस्ट जब मैं था देर वर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। यहाँ पे देर इज एन एंडलेस अमाउंट ऑफ प्रोग्राम्स, आप खुद बना सकते हो अगर आप अपील करो विद इनफ स्टूडेंट्स, उनके आप सिग्नेचर्स लो और पिटिशन एक तरह से बनाओ एंड यू कैन ओपन अप अ न्यू प्रोग्राम जहाँ पे आपको स्कूल असिस्ट करेगा, स्कूल प्रोवाइड करेगा आपके लिए ट्यूटर्स एंड एवरीथिंग। या अगर वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर है तो स्कूल प्रोवाइड करेगा कोचेज या फॉर एग्जांपल म्यूजिक टीचर्स और वट योर इंटरेस्ट इज। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, स्कूल जो है वो बच्चों के साथ मिलकर काफ़ी काम करता है, टेकिंग देयर ओपिनियन मोर। ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे मतलब 10 फोल्ड, इट्स 10 फोल्ड हियर। ओके, उसके सो स्टॉप, जस्ट टू स्टॉप यू हियर। हम्म आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपने अगर कुछ करना चाहा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो स्कूल ने आपको um, किस तरह से हेल्प मैं था आई वाज पार्ट ऑफ अ टीम। मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, यहाँ की जो फुटबॉल वार्सिटी टीम होती है यूरोपियन फुटबॉल, उसकी टीम का मैं हिस्सा था। और वहाँ वहाँ पे दैट वाज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर मी, क्योंकि आई वाज पर्सनली इन्वॉल्व विद इट। वो ये थी कि स्कूल की तरफ से कोच प्रोवाइडेड था, स्कूल की तरफ से सारी इक्विपमेंट प्रोवाइड की थी, स्कूल की तरफ से फील्ड प्रोवाइडेड थी, फील्ड का ध्यान वो रखते हैं, फील्ड को मेंटेन वो करते हैं।
फील्ड को मेंटेन करने के लिए भी उन्होंने बंदे हायर किए हुए थे, एंड ऑब्वियसली ऑल दैट इज इन चीप। और जस्ट इक्विपमेंट, मैं तो भी मतलब काफ़ी समराइज करके बोल रहा हूँ इक्विपमेंट, लेकिन इक्विपमेंट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, लाखों चीज़ें आ जाती हैं, छोटी से छोटी कौन से लेके तो जो, इफ एनीवन प्ले स्पोर्ट्स, उन्हें पता है जो डमीज होते हैं फ्री किक्स के लिए जो खड़े करते हैं आप, डमीज वो होते हैं, कोन्स होती हैं, फ्लैग्स होते हैं, गोल्स होती हैं, नेट्स, फिर जो ऑफिशियल मैच बॉल्स होती हैं, वो एक ऑफिशियल मैच बॉल जो है वो कम से कम $100 की आती है यहाँ पे एटलीस्ट। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली आपको वहाँ बनती है तो सस्ती मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी महंगी होती है ऑफिशियल मैच बॉल, एक फीफा फीफा क्वालिटी की, वो वहाँ पे आती हैं। क्लीट्स किसी के पास अगर नहीं है, क्लीट्स यहाँ पे मिलते हैं, और ये भी नहीं कि मतलब सस्ते से क्लीट्स, दे डिसेंट क्लीट्स, लाइक यू कैन टेल द डिफरेंस इफ यू प्लेड लॉन्ग इनफ। तो क्लीट्स वो प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट, तो इट्स अ लॉट। जब आप एक एक चीज़ को देखें और उसको ब्रेक डाउन करें कि हाँ ये कितना, इट ऑल एड्स अप टू अ नंबर दैट यू कैंट इमेजिन। तो एंड दिस इज जस्ट वन प्रोग्राम, दिस इज जस्ट अ फुटबॉल टीम। अब इसके अलावा मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, मेरे दोस्त थे जो इन्वॉल्व थे, मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन आई सीन देम बीइंग इन्वॉल्व इन म्यूजिक ग्रुप्स, म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते थे, पीपल हु वांट टू ट्राई टू सिंग, पीपल हु वांट टू ट्राई टू कंपोज म्यूजिक। उसके लिए उन्होंने पिटिशन बनाई और उन्होंने साइंस करवाए काफ़ी लोगों से, काफ़ी स्टूडेंट से जो खुद इन्वॉल्व होना चाहते थे। And then they got a music teacher, and then they got a program, and then they got a dedicated space जहाँ पे वो ये सब कर सकते थे. I think it was twice a week they could do that. It was also after school programs. काफी gaming programs होते थे जहाँ पे बच्चे बस after school रह के तो gaming कर सकते थे. That I think also was twice a week. तो हर चीज को twice a week करते थे ताकि बाकी चीजों के लिए भी schedule में जगह रहे. तो देयर इज दैट। पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है टेकन, यहाँ पे उसके लिए भी आफ्टर स्कूल प्रोग्राम था। मैं उस टाइम इतना इन्वेस्टेड नहीं था, लेकिन नाउ दैट आई एम, आई कैन अप्रिशिएट इट मोर, इवन दो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट बिकॉज आई ग्रेजुएटेड हाई स्कूल, लेकिन आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि अ प्रोग्राम फॉर समथिंग दैट नीश एग्जिस्ट्स। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस कि स्कूल जो है वो बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कंपेयर टू इन पाकिस्तान। दैट वाज वन बिग थिंग। ये सारा हो गया हाई स्कूल का एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिला। फॉर एग्जांपल यू वुड थिंक के स्कूल जस्ट टीचेस यू, यू नो, किताबों में जो है और स्किल्स जो हैं वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो स्किल्स हैं उन पे वो दैट माइट बी सेकेंडरी, और किताबें जो हैं देर प्राइमरी। यहाँ पे तकरीबन उल्टा सिस्टम है, इफ़ नॉट बैलेंस्ड, देन द स्किल्स आर put first before the just the textbook education. तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल होगी कि फोटोशॉप, यू वुडंट थिंक कि फोटोशॉप इज समथिंग दैट अ स्कूल वुड टीच यू, यू वुड थिंक कि उसके लिए आपको अलग से प्रोग्राम लेना पड़ेगा या यूट्यूब से सीखना पड़ेगा, जो कि मोस्ट लोग करते हैं, दे लर्न ऑन देयर ओन, देयर सेल्फ टॉट। और मैं एक हद तक था, लेकिन स्कूल के आई बिलीव जूनियर ईयर में, तो सेकंड लास्ट जो हाई स्कूल का ईयर था, 11th ग्रेड, उसके दौरान मैं था एक, आई थिंक इट वाज डिजिटल फाउंडेशन की क्लास थी। इट वाज रिलेटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल दैट, डिजिटली बेसिकली ये सारा कुछ करना, विजुअल्स। तो उसमें मैं था, और वहाँ पे जो हमारा टीचर था बहुत ही अच्छा टीचर था, गॉड ब्लेस हिम, जेरी नाम था उसका। और फाइनल एग्जाम ये था कि फाइनल एग्जाम में आपने फोटोशॉप का स्किल अपना डिस्प्ले करना था, कि यू हैड टू शो कि आई कैन operate Photoshop at a very high level, and if you were able to pass that exam, then you got a Photoshop certification. Usually आपको Photoshop certification के I believe पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन high school में they paid for everything, they paid for everyone. You just had to take the class, learn, pass the exam, and then you were Photoshop certified. And I am, because I took the course and I passed. तो इस तरह की लाखों चीज़ें होती हैं जो कि क्या कहते हैं, दे बिल्ड अप a student way more than just textbook and words and copying what's on the textbook into your notebook, और फिर उसको पढ़ के उसी टेक्स्ट बुक से जो आपने नोटबुक में लिखा है उसी नोटबुक से आपने फिर एग्जाम में लिख दिया। इट्स जस्ट अ बंच ऑफ वर्ड्स गोइंग अराउंड। लेकिन ये हो गया सारा हाई स्कूल, यू नो, इट हेल्प्स यू एक्सप्लोर योर पैशंस एंड ऑल दैट, और फिर वही एक जो कॉन्सेप्ट है इट कैरीज ऑन इनटू कॉलेज। हाउएवर इन कॉलेज इट इट्स वाटर्ड डाउन, इट्स मोर अबाउट आपको एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए व्हाट यू वांट टू डू, एंड देन दे विल हेल्प यू बिल्ड अपॉन दैट बेस। हाई स्कूल में वो आपको कहते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता आपने क्या करना है, फिर भी आओ, वी विल हेल्प यू फिगर आउट व्हाट योर पैशन इज। इन कॉलेज you need to have more of an idea. That's why college is after high school के you need to have an idea and then you can build upon that idea. Obviously आप कॉलेज में भी चेंज कर सकते हो, आपका पैशन क्या है, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लोग लेट जाके भी, मतलब अपनी उम्र में आगे जाके भी चेंज कर लेते हैं, 40-50 साल में भी।
लेकिन कॉलेज बेसिकली हेल्प्स यू बिल्ड अपॉन दैट फाउंडेशन, इट्स लाइक अ बिल्डिंग. सो लेट मी जस्ट स्टॉप यू हियर फॉर अ सेकंड. इससे पहले कि हम कॉलेज लाइफ आपकी उसको एक्सप्लोर करें, व्हाई डोंट यू गिव मी सम आइडिया कि आप जब पाकिस्तान से यहाँ आए तो डेफिनेटली आपका पूरा टाइम उस वक्त तक 8th क्लास तक आपने पाकिस्तान में 7th तक गुजारा हुआ था, 7th या 8th. 7.5 ऑलमोस्ट, क्योंकि 7 के दरमियान में मैंने ड्रॉप किया था. ठीक. तो वहाँ मतलब आपकी लाइफ वहाँ पे थी, आपके फ्रेंड्स हम्म. सारे वहाँ पे थे, जो भी जिनके आप स्कूल के फ्रेंड्स कह लें या आपके वैसे जो सोशल सर्कल था टाइप के. हम्म. तो वो जो फ्रेंड्स का चेंज आया कि यू लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स इवन दो आई एम श्योर यू वर इन टच विद देम ऑनलाइन और इन हम्म. एनी अदर वेज. तो यहाँ पे आके आपको दोस्त कैसे बनाने में क्या प्रोसेस था, क्या फीलिंग्स थी, कैसे बना, कैसे हुआ वो? आई थिंक अ लॉट ऑफ इट वाज सर्कमस्टेंशियल, कि अगर मैं उस टाइम के बजाय अभी आता पाकिस्तान से तो शायद मेरे इतने सारे दोस्त ना बनते. रीजन बीइंग कि द वेस्ट इज much more influenced by social media than the east, yeah, at least that was the case a couple of years ago. अब obviously पाकिस्तान में या just eastern countries in general वहाँ पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हो गया. पहले इतना नहीं था. पहले सिर्फ वेस्ट में था कि द वेस्ट इज heavily influenced by social media. Even if that influence stays for only a period of time, it still was a very heavy influence. प्रोडक्ट आपने कोई बेचनी है, आपने कोई सर्विस बेचनी है, if it's seen by 2 or 3 popular influencers, it will be seen being used by everyone else या being bought by everyone else. तो उस टाइम पे सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस था वेस्ट में, इट वाज, to put into simple words, it was a bit more light-hearted. इतने लोग क्या कहते हैं, there wasn't as much toxicity, I guess, और मतलब it was more encouraged to go out and make more friends and all that. Um, लेकिन अब बात वही आती है circumstantial, कि अब अगर मैं आता तो अब everything is so chronically online, everything is so just behind the screen, के अगर आपके दोस्त पहले से थे तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो it will be hard. And it's just a lot of what's called online brain rot, and it's, I don't know, I just think it's humor, but it's humor degraded, which reduces the quality of humor. And I think humor itself बड़ी मजे की चीज है, it brings out the creativity in a lot of people, लेकिन जब आप उसको degrade कर दो to the point where it becomes almost incomprehensible, तो फिर वो जो creativity उसके साथ आती है, that goes away, the innovation almost goes away, the ability to express yourself goes away, because जो comedians हैं, what is their profession? Their profession is expressing themselves, but in a humorous way. They make money off of that. So I think a while ago, because everything was so lighthearted, I was able to come and make friends and do all of that. Not everyone was just um, lost in their phones. Ab, I know people who you know are just chronically online. I see मैं काम करता था men's warehouse में. It was a men's formal attire क्या कहते हैं सेल्स डिपार्टमेंट. और वहां पे मैं देखता था पेरेंट्स वगैरह आते थे अपने साथ, वो बच्चों को लेके आते थे, एंड दे वर जस्ट सो डीपली एम्बेडेड इनटू द द iPad and everything, के you were just like, surely this is just like a phase, right? But then you see the way they act and you're like, I don't think so. क्योंकि जब आप स्पेशली जब आप किसी स्पोर्ट का हिस्सा होते हो, फुटबॉल वगैरह का, तो यू गो टू फील्ड्स, यू प्ले विद एवरीवन. वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, आप देखते हो द वे दे टॉक, द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो आपको लगता है कि यार एवरीथिंग दैट्स कमिंग आउट ऑफ देयर माउथ इज chronically online. It's things that are said online. It's not things that they want to say. क्यूरियोसिटी निकल जाती है, और मतलब क्यूरियोसिटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी जब एवरीथिंग इज फिल्ड, एवरीथिंग दैट्स filling your brain is coming from the internet. So I think it's not even their fault. Again, not to sound like some really old person who is blaming the next generation. It's not their fault. It's just that the parents who are raising their children are handing over the responsibility of raising a child to the iPad, and obviously the iPad will raise your child in a in its own way. You can't blame the technology. The technology didn't make you. You made the technology. You should know better than the technology. So I think that is a big reason why I was able to make friends, क्योंकि लोग genuinely घूमना चाहते थे एक दूसरे के साथ. They wanted to hang out with each other. They wanted to spend time.
मुझे याद है कि मैं जाता था, मेरे सारे दोस्त जो थे ना वो बाहर से खाना खाते थे, मैं घर से खाना लेके जाता था ऑब्वियसली. इट वाज अगेन अ कल्चरल थिंग बट इट वाज नथिंग दैट केप्ट एनीवन अपार्ट फ्रॉम द अदर पर्सन. तो हम जाते थे सारे, एक पिज्जा स्पॉट था वहां पे, हम सारे जाके खाना खाते थे. अब वो सारे लेते थे अपना खाना, मैं लंच लेता था. मैं लंच स्कूल में बैठ के भी कर सकता था, वो लंच मैं फोन के सामने बैठ के भी कर सकता था. आई कुड जस्ट वॉच समथिंग एंड ईट इट. लेकिन उसके बावजूद मैं स्पेसिफिकली चल के उनके साथ जाता था वहां पे, ताकि मैं उनके साथ बैठ के खाना खाऊं. और अगर हम कोई बात भी नहीं करते थे, फिर भी एटलीस्ट वी वर इन ईच अदर्स कंपनी. Now I see ke they're in front of a phone and they're just eating like that, and even if they have people around, it's not, it's not a lot of words going around. So it's just, maybe it's just a generational gap. Maybe हर generation के साथ इस तरह होता है कि the previous one thinks कि ये जो नई चीज आ रही है it's not good. लेकिन that's just my opinion कि be online but not chronically. uh, Take from the internet what you will, and then impl- uh, and then apply it into your life. Don't let it become your life. हिस्सा होना चाहिए छोटा सा, आपकी पूरी जिंदगी नहीं होनी चाहिए. So I think that's what made the process of making friends easy for me. इसलिए मैं इतनी सारी दोस्त बना सका था, और अभी तक मैं उन दोस्तों के साथ कांटेक्ट में हूँ. अभी रिसेंटली मेरी उनसे बात हो रही थी जिनके साथ मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट किया. वी टॉक एवरी सिंगल डे, और हम मिलते हैं. वी मीट मोर देन वी टॉक ऑनलाइन, which says a lot about the relationship we had in school and out of school. Even though वो भी अब कॉलेज में है, उनकी भी जॉब्स हैं, मैं भी कॉलेज में हूँ, तो मेरी भी ऑब्वियसली कमिटमेंट्स हैं, फुटबॉल एंड एवरीथिंग उनकी भी हैं, फैमिली के साथ भी होती हैं, बट वी स्टिल find time to meet each other almost every week. So I think that is something that brought us all together, because obviously there were groups of people, there were groups of students who were, you know more introverted. तो ऑब्वियसली वो इतने आउटवर्ड नहीं थे, वो इतने बाहर नहीं घूमते थे, लेकिन वो भी जब एक दूसरे के साथ थे तो वो एक दूसरे से बात करते थे, वो फोन पे नहीं होते थे. दे डिडंट यूज बीइंग शाय एज एन एक्सक्यूज और एज एन एवेन्यू टू बी ऑनलाइन ऑल द टाइम. वो भी एक दूसरे के साथ बड़े टॉकटिव थे. बाकियों के इर्द गिर्द दे वर जस्ट लाइक यस नो सलाम दुआ वाले, सलाम दुआ वाला पर्सन. तो दैट्स ऑल फ्रॉम हाई स्कूल. उसके बाद So you think कि अभी की जो जनरेशन है या जो आगे जनरेशन आ रही है उनके लिए इन पर्सन फ्रेंडशिप करना जो है वो ज्यादा मुश्किल होता जा रहा आई थिंक आने वाली जो आई हुई है वो भी नॉट दैट मच, बिकॉज दे हैव the generations before them to kind of guide them little by little. लेकिन जो आने वाली है, they will be born into this. We weren't born into this. We were born and then it was made. I mean, तकरीबन जितने भी लोग 2004 या उससे पहले पैदा हुए थे, या दो नॉट इवन 2004, जितने भी लोग 2008 7 से पहले पैदा हुए थे, we can all say that we were here before AI had its uprising. We can all say that we were here before AI was, technically, because AI is, it's been an idea for a very long time, लेकिन its uprising happened quite recently. तो हम कह सकते हैं कि हम AI से पहले इधर थे. अब हमारे से जो बड़े लोग हैं वो कह सकते हैं कि we were here before Google. लेकिन आने वाली generations, they will be born into all of this. So being able to navigate through all this and then being able to live life while being in touch with reality, I think that's going to be a bit hard. Like, I'm sure the person who wants to navigate, they can. The person who doesn't, उनके इर्द गिर्द अगर टेक्नोलॉजी ना भी हो तो भी they will find a way. So it's a very beautiful thing that you are at a point जहाँ पे आपने जो AI का इतना heavy influence है उससे पहले का time भी experience किया हुआ है हम्म. as a very young person, हम्म. और आप उसका जो present influence है generation के ऊपर overall सबके ऊपर वो आप देख रहे हैं. I would love to know कि आपके क्या suggestions हैं पेरेंट्स के लिए, यंग लोगों के लिए, कि वो कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, और जो बड़े सीनियर्स हैं वो गाइड कैसे कर सकते हैं. जैसे आपने कहा कि जो बड़ों का इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर, आपसे पहले वाली जनरेशन, आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उन्होंने किस तरह से आपको इन्वॉल्व रखा ताकि आप जो डिवाइसेस है उनसे खुद को दूर रख के इमोशनली आप ग्रो कर सकें, सोशली आप ग्रो कर सकें, फ्रेंड्स बनाना आपके लिए ज़्यादा आसान था. मैं देख रही हूँ कि आपका बातचीत जो है वो इतनी फ्लुएंट है, आप बड़े ऑब्जर्वेंट हैं. ये सारी चीज़ें आपको हेल्प किया गाइडेंस ने. हम्म. तो आपके क्या आइडियाज हैं या क्या आपकी थॉट्स हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को भी और जो बच्चे हैं उनको भी, कि वो किस तरह से इस ह्यूमन कनेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं. अगेन पेरेंट्स को तो आई थिंक दे पेरेंट्स को मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज आई एम 19.
ऑब्वियसली जितने पेरेंट्स हैं वो यूजुअली मेरे से बड़े हैं, लेकिन आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव से मैं जितना कह सकता हूँ वो ये है कि यू विल नॉट बी एबल टू कीप योर किड्स अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी 100% एंड डोंट ट्राई, क्योंकि जब आप एक चीज इतनी इनएविटेबल हो जाती है ना, तो आप उसको मना करने के जब 100% पे चले जाते हो ना, व्हेन यू गो टू अ वेरी एक्सट्रीम एंड ऑन द स्पेक्ट्रम कि मैं रखनी ही नहीं है, तो फिर वो बच्चे उतना ज्यादा रेबल करते हैं कि भाई मैं अब तो मैंने लेनी ही लेनी है, इवन दो अगर उनके पास कोई पर्पज नहीं होगा ना फॉर टेक्नोलॉजी, वो फिर भी लेंगे। वो कहेंगे कि नहीं मैंने यूज करनी है, बेशक उनके पास कोई पर्पज ना हो। ऑब्वियसली व्हेन यू यूज समथिंग विद नो पर्पज, देन यू आर मोर वनरेबल to being almost succumbed by all the negative traits of that thing। टेक्नोलॉजी का भी यही है, जब आप किसी पर्पस के बगैर यूज करोगे तो वहां पे जो भी आएगा आप उसको कंज्यूम करोगे। अब जो भी आएगा मे मोस्ट थिंग्स विल बी नेगेटिव, क्योंकि दैट्स व्हाट गोज अराउंड। सोशल मीडिया पर ज्यादा चीजें जो वायरल जाती हैं वो कंट्रोवर्सीज होती हैं, ज्यादा चीजें जो वायरल जाती हैं वो फेक होती हैं, या देर टारगेटेड टू have very little positive outcome with more negative outcome, मतलब impact in terms of impact as well, they have more of a negative impact। लेकिन obviously उनसे कुछ लोगों का फायदा होता है तो it's positive in their perspective। तो I think 100% आपको कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, just assert technology but in a way कि it's more educational than recreational। तो उसका मतलब ये है कि आपने अगर टेक्नोलॉजी अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है टेक्नोलॉजी से, तो आपने ऐसे इंट्रोड्यूस करवाना है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे आप सीख सकते हो, जिससे आप दुनिया के बारे में सीख सकते हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अपने मॉरल वैल्यूज बेस करो, या ऐसी चीज नहीं जिससे आप अपना अपनी पर्सनैलिटी बेस करो। थिंक ऑफ इट लाइक अ बुक से किसी की पर्सनैलिटी नहीं बनती, बुक से आप चीजें सीखते हो which you can then later apply into life and build personality from that। लेकिन कभी बुक पढ़ के किसी की कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया से लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। फिजिकलिटी की अगर हम बात करें तो जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे हैव मेड इट सीम इन द लास्ट 5 to 10 years, नॉट इवन 10 years, 5-7 years, उन्होंने इतना उसको क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक फिजिक को इतना उन्होंने पुश किया है कि नाउ एवरीवन थिंक्स कि इफ यू गो टू द जिम यू नीड टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिजिक, नहीं तो आप जिम नहीं जाते, which is not true at all। You can go to the gym just to be able to run 2 miles without being out of breath। You can go to the gym just to keep your joints healthy। You don't have to look a certain way, as long as you're healthy, as long as you can move the way you want to। I think मैं अपनी हमेशा baseline ये रखता हूँ as an athlete and as someone who goes to the gym every now and then कि as long as you're able to move however you want to, you're healthy। The moment your own body doesn't move the way you want it to, there's something that needs to be fixed there। um and that doesn't mean having a lot of muscle। I know people with twice as much muscle as me who can't reach their back, and then I also know people with less muscle than me who could be argued that they're healthier than me। So there's always your own pace, and again keep a baseline कि भाई as long as I can do this I'm healthy। फिर दूसरों को वो baseline ना change कर देते हैं। अगर आपकी baseline for example है कि as long as I can run a certain amount without running out of breath I'm healthy, अगर कोई कहता है आगे कि नहीं नहीं but you don't have enough muscle, don't let that change your आइडियोलॉजी, योर रीजन फॉर गोइंग टू द जिम। क्योंकि अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने दोगे तो फिर यू विल नेवर हैव योर ओन रीजन। कोई कहेगा कि आप मसल ज्यादा होना चाहिए तो आप मसल पे फोकस करना शुरू कर दो, कोई कहेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए तो आप उस पर फोकस करना शुरू कर दो। फर्स्ट मेक योर ओन ग्राउंड कि भाई दिस इज माई एंड गोल एंड डोंट लेट एनीवन एल्स चेंज द एंड गोल। जब आप वो पहुंच जाओ फिर मे बी टेक इन्फ्लुएंस। तो आई थिंक फॉर पेरेंट्स इट वुड जस्ट बी के डोंट completely take technology out of your kids' life, just limit it to the point where they can take all the negatives without having to risk any, take all the positives without having to risk any negative impacts। So that, and as for the kids, unke bhi again the same thing goes for them कि bhai use technology as a way to learn about the world, to intake information, लेकिन just keep one thing in mind कि no amount of time spent online will turn into an experience। You have to have experiences in real life with real people। Can you have experiences online with real people? Yes, लेकिन it can't all be online। For example मेरे जो दोस्त हैं जिनके साथ मैं ऑनलाइन गेम्स खेलता हूँ, उनके साथ मैं सिर्फ ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलता, उनके साथ मैं I meet them in person and then we have a connection that is translated into video games। Video games is just a mean, मैं खुद अकेले barely खेलता हूँ, लेकिन उनके साथ मैं ज्यादा खेलता हूँ। क्यों? क्योंकि इट्स मोर अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स। फिर जो सी मर्जी आप गेम खेल लो, फिर बेशक आप ऑनलाइन बैठ के टिक टैक टो खेलो, इट डजंट मैटर व्हाट गेम इज इट इज, बिकॉज यूर स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, इट्स दोज मेमोरीज दैट काउंट मोर। So if you're gonna spend time online, make sure it atones to something।
make sure it has somewhat of an outcome. Just scrolling or just, going through the internet for the sake of it isn't really worth it. That's something to keep in Wow, mind. this is such a comprehensive answer, covering so many grounds. So I would love to, to go further in our next podcast or chat together. But I just really like how you have covered so many grounds, Mm-hmm. very, even though it was very surface level, Mm-hmm. because I know there are so many more details. You can always go deeper into explaining और ज़्यादा चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज आई वुड लव टू नो फॉर आवर व्यूअर्स के। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आपका पहला दोस्त अमेरिका में आके न्यूयॉर्क सिटी में जब आप हाई स्कूल में गए, तो आई एम श्योर पहला दिन आपका वहाँ पे कैसा था, आपका क्या इम्प्रेशन क्या था पहले दिन का, उस दिन आपका पहला दोस्त कौन बना, कैसे बना, क्या कन्वर्सेशन आपकी उसके साथ, कैसे आपको लगा कि ये बंदा ऐसा है, क्या उसकी रीजंस थी, वो किस कंट्री से था, किस बैकग्राउंड से, क्या क्या चीजें उसकी थी जो कि हाईलाइट थी, जो पॉप अप हुई अचानक से, और आपको लगा कि हाँ आई कैन बी फ्रेंड्स विद दिस गाय। So the way that went was a I remember हमें I think it was the math class. It was algebra 1 I think. Algebra 2 बाद में आई थी. Algebra 1. And उसके दौरान टेस्ट वगैरह हो रहा था. I took the test, it went great. और उसके बाद someone told me कि यहाँ पे ना free Wi-Fi है. And I was like, oh really? कहते हैं कि it's free but you have to have the password for it. मैंने कहा, do you have it? तो कहते हैं नहीं, but he might. They pointed towards a person. And I asked him कि do you have the password for the Wi-Fi? And they were like, yes. एंड उसके बाद वहां से हमारी बातचीत शुरू हुई. ही वॉज फ्रॉम बांग्लादेश, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ कल्चरल सिमिलैरिटी देयर एज वेल. और उसके बाद लंच हो गया. इट वाज द लास्ट क्लास बिफोर लंच, तो लंच में गए, लंच वगैरह किया. एंड आई रिमेंबर दैट डे वी स्पेंड द एंटायर डे. ही इंट्रोड्यूस मी टू सम अदर फ्रेंड्स जो कि अभी तक मेरे दोस्त हैं. एंड इट वाज that day was spent more just making friends with those people rather than getting the Wi-Fi password, which was the initial target of mine, which was the initial reason that I approached that person. Password मुझे मिल गया बाद में, लेकिन the main thing that came out of that day was I made a bunch of more friends. और फिर उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता बात होती गई, और फिर उन दोस्तों के थ्रू मेरे वो दोस्त बने जिनके साथ मैंने ऑल द वे हाई स्कूल खत्म किया. क्योंकि ऑब्वियसली सम पीपल दे ड्रिफ्ट अवे, विच इज परफेक्टली फाइन, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती है. लेकिन some people that you meet through your friends, वो आपके वो वाले दोस्त बन जाते हैं that stay with you through the entirety of school or college or an experience and then furthermore. तो जिनसे मेरी इनिशियली बात शुरू हुई थी, जिस दोस्त से इनिशियली बात शुरू हुई थी, उससे भी मेरी दोस्ती है, उससे बात होती है. लेकिन उसके थ्रू मैं जिन लोगों से मिला था उनसे मेरी अब और भी ज्यादा बनती है. एंड दोज आर द सेम फ्रेंड्स दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, दैट वी मीट ऑलमोस्ट एवरी वीक. So that's how I made my first friend. It was just to ask him for the Wi-Fi password, and then we forgot about the Wi-Fi password, and then we just, talked and talked and talked and made. He connected me to more people, and I made more friends. And by the end of the day, I had forgotten what was the reason that I went to him. It was the password. वो मुझे बाद में मिला in the following days. लेकिन दोस्त मेरे पहले बन गए उसके through. And I think that also shows a lot कि भाई it really comes down to what your goal is. In high school अगर मेरा गोल होता कि सिर्फ वाईफाई पास हो लेना, तो मैं लेके उससे दोबारा कोई बात ही ना करता. लेकिन मेरा था कि भाई मतलब दोस्त वगैरह बने, और नेचुरली मुझे फीलिंग आई कि यार मतलब दिस सीम्स लाइक गुड गाय, तो आई शुड ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम. And it just went on, and it was like a chain reaction to making more and more friends. तो इट ऑल्सो स्पीक्स टू कि जिंदगी में गोल होना कितना जरूरी है, चाहे वो Mm-hmm. किसी छोटे से काम के लिए हो या फिर आपका एक लॉन्ग टर्म कोई गोल है जो कि आपने अचीव करना है, जिसमें आपकी एजुकेशनल लाइफ हो सकती है, जिसमें आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, या Mm-hmm. फिर आपके डे टू डे टास्क हो सकते हैं. जैसे कि मैंने फ्रेंड्स बनाने हैं, मैं किसी नई जगह पे नई कंट्री में मूव हुआ हूँ, तो इट ऑलवेज कम्स विद दैट इंटेंशन, राइट, दैट इंटेंशनैलिटी वाज देयर कि अब मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ, मेरे जो पिछले दोस्त थे वो पीछे रह गए हैं, तो यहाँ पे मैंने दोस्त बनाने हैं, तो यू वर बिल्कुल. इंटेंशनल अबाउट इट एंड यू टुक अ स्टेप टुवर्ड्स इट. So it is always like you plan your life from the smallest thing to the bigger goals in your life. Is और that correct? यस, और इसमें ये भी होता है कि इट वंस यू हैव अ गोल सेट, इट्स सो मच दैट यू लर्न ड्यूरिंग द जर्नी देन यू डू एट द गोल. आप एक बार गोल पहुंच जाओगे ना, तो वो थोड़ी सी खुशी आपको मिलेगी कि अच्छा, अभी मैं गोल जो सेट किया था मैं उधर आ गया हूँ.
लेकिन when you look back at the path that you walked to get to that goal, you'll realize how much more you learned in the journey than you did in the goal. And that's also the same reason why, there's a very famous saying that you learn more in failure than you do in success. You will never learn as much in success. क्यों? क्योंकि when you go through failure, you have to try different things. You go through different things. Success के through आपको पता है कि अच्छा this thing works and then you go through it. बस. You never look back at it. You never look at alternatives for that. When you go through failure, you look at different ways of getting to a goal, and now you know all those ways rather than just the one way that actually got you there. तो आई थिंक जब आपका गोल होता है तो आप उस गोल तक पहुंचते पहुंचते जिन एक्सपीरियंसेस में से जाते हो दे ऑल्सो टीच यू अ लॉट आई थिंक इसीलिए लोग कहते हैं कि डोंट ट्राई टू टेक एनी शॉर्टकट्स बिकॉज इवन इफ द शॉर्टकट वर्क्स यू मिस आउट ऑन सो मच दैट यू माइट नॉट इवन रियलाइज बट इट विल अफेक्ट योर लाइफ ऑन अ लार्जर स्केल क्योंकि गोल तक आप पहुंचे ठीक है गोल आपने अचीव कर लिया वेरी नाइस लेकिन आपने उस वहां तक पहुंचने में सीखा क्या आप आगे अगर आप किसी को देखो कि दे हैव द सेम गोल आप उन्हें क्या बता सकते हो अगर आप उन्हें कुछ नहीं बता सकते देन यू डिडंट लर्न अ लॉट लेकिन अगर आप उन्हें दो इफ यू कैन गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस about how to reach somewhere where you reached, then I think you really have learned something from it. एक्सेलेंट एक्सेलेंट आई लव दैट अच्छा अब इसमें थोड़ा सा अगर हम आगे जाए तो जैसे आप आए आप 2018 में Mm-hmm. आए न्यूयॉर्क Mm-hmm. सिटी आपने Yep. फिर उसके बाद 2019 का साल आप स्कूल गए Mm-hmm. और 2020 में पेंडेमिक आ गया That's right. फिर क्या हुआ Pandemic में it was I remember मेरे लिए बड़ा special था pandemic because I had just gotten a new laptop मेरा पिछला वाला काफी slow था I had just gotten a new one which was obviously more capable तो मेरे लिए तो ये था कि भाई now the possibilities of what I can do online are more classes तो obviously मतलब आसान हो ही गई उससे लेकिन it was also gaming and everything क्योंकि मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे आए हुए तो मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा इन कांटेक्ट था अपने पाकिस्तान वाले दोस्तों के साथ जो कि मैं अभी भी हूँ लेकिन उस टाइम पे आई यूज टू स्पेंड मोर टाइम विद देम क्यों अगेन क्योंकि मेरे मतलब कितनी देर के दोस्त थे मेरे 11-12 सालों के दोस्त थे या उससे भी ज़्यादा कुछ तो मेरा मैं चाहता था कि मैं उनके साथ एज मच टाइम एज पॉसिबल स्पेंड करूँ तो मेरे लिए स्पेशल इसलिए था कि भाई स्कूल तो ऑनलाइन है स्कूल में ऑनलाइन कर लूंगा साथ साथ मैं उन दोस्तों के साथ भी ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर लूंगा तो देर वॉज ऑल्सो दैट इंटेंशन तो while for most people it was like यार क्या हो गया बाहर नहीं जा सकते ये नहीं कर सकते for me it was like हाँ बाहर नहीं जा सकते लेकिन at least now I can spend more time with those friends and again it comes back to the point of spending a lot of time online all the time that I spent online during that was because I had people जिनके साथ मैं already काफी अच्छा connection बना के आया था पाकिस्तान से उनके साथ मैंने time spend किया it wasn't just spent scrolling or just doing whatever for the sake of doing whatever being online for the sake of being online it was because मेरे दोस्त ऑनलाइन थे उसके अलावा जब वो ऑनलाइन नहीं होते थे तो मैं भी ऑनलाइन नहीं था I remember I started going to the gym during the pandemic I started working out at home and then going to the gym I started running way more I started cooking a little bit क्योंकि obviously जब आप जिम शुरू करते हो तो there's meal prep and you can't just have someone standing in front of the stove cooking for you तो you learn how to cook a little bit वो मैंने उसके दौरान किया पेंडेमिक के दौरान फोटोग्राफी काफ़ी की that was also um, played a crucial role into me learning about Photoshop क्योंकि जब मेरा सर्टिफिकेट मिला तब तो सर्टिफिकेट मिला लेकिन उससे पहले मुझे काफ़ी नॉलेज थी वो फोटोग्राफी की वजह से बिकॉज ऑफ द फोटोग्राफी दैट आई डिड इन पेंडेमिक और उसके अलावा मैंने पेंडेमिक के दौरान आई रिमेंबर जस्ट वर्क ऑन माई सेल्फ मोर बोथ फिजिकली एंड मेंटली क्योंकि you're kind of in you have to stay in this enclosed space कमरा हो घर हो जो भी हो तो you learn a lot more about yourself about how you want to spend time when you don't have a lot to do आप नई चीजें देखते हो नई चीजें क्या क्या मैं कर सकता हूँ तो that's how the pandemic was for me school point of view से it went great not as good as it could have been obviously क्योंकि आप दोस्तों से मिल नहीं सकते दोस्तों के साथ घूम नहीं सकते जो लंच टाइम की सारी मतलब मेमोरीज होती हैं obviously you can't make any more of those लेकिन it was only for a year and then we went back so everything went back to normal quote unquote हम्म तो पेंडेमिक के दौरान आई नो जब आपकी छुट्टियां थी तो आपने कुछ काम भी किया ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने right वॉलंटियर भी किया mm-hmm. और वो पेड वॉलंटियर था it फ्री was था क्या वो तो उसके बारे में थोड़ा तो काम के बारे में थोड़ा बताएं और आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ अभी रिलेटिवली आप नए हैं इस मुल्क mm-hmm. में आई नो आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम इतना नहीं था लेकिन जो लोकल्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं बड़े अपनी फील्ड में बड़े अरसे से काम कर रहे हैं
उन सब के साथ एज अ यंग पर्सन ऑन बोर्ड होना, उनके साथ काम करना, फीडबैक लेना, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना वेरी सक्सेसफुली। हम्म। वो अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएं। तो where the work started, बैकग्राउंड थोड़ा सा ये था कि I was working for a non-profit organization called Sanctuary for Families. उनका जो बैक एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, ऑनलाइन सारा जो था, मैं वहाँ काम करता था। तो बेसिकली उनकी जितनी भी जूम मीटिंग्स होती हैं, उनके जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, आई हैव टू स्टोर देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑब्वियसली, डेट्स वगैरह डालना, एंड देन उनको गूगल ड्राइव पे सेव करना और यूट्यूब पे सेव करना, जस्ट सो दैट देयर इज बैकअप्स ऑफ द वीडियोज इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग। वो सब करना, एंड देन फिलिंग आउट ऑल द गूगल फॉर्म्स, मेकिंग ऑल द गूगल फॉर्म्स, क्योंकि उनके जितने भी क्लाइंट्स थे या जितने भी लोगों के साथ वो काम कर रहे थे, all the people that they had kind of taken under their wing needed support, and you had to create Google Forms and those kind of forms that could cater to all of them. तो ये सारा काम, it was my responsibility. I did that. और it was paid. It was a paid internship. So not technically a job, but it was paid. It was paid work. So as for the professionalism and adapting to the new culture, at first it was odd, obviously. That's completely natural for anyone that's going through it. It's natural. लेकिन it doesn't stay odd for too long as you're open to the idea of learning. अगर आप ये समझ के बैठ जाओ कि मुझे जो पता है वही पता है और मैंने उसी हिसाब से चलना है, तो you won't be able to learn a lot. आप अमेरिका चले जाओ या किसी भी और country चले जाओ, as long as you're in a different region, you will learn new things and you will have to add those things into your mindset, yeah, into the palace of information basically that you have up there. तो आई हैड टू लर्न एंड अडेप्ट टू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ईमेल्स किस तरह करनी है और किस तरह टाइमली मैनर पे, इवन इफ इट्स अ जूम मीटिंग, टाइमली मैनर पे ऐसे ही शो होना है जैसे इट्स अ रियल मीटिंग, बिकॉज द ओनली रीजन इट वाज अ जूम मीटिंग वाज बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। आपने उसको ट्रीट एज अ रियल मीटिंग ही करना है, all that, and then very small kind of you know rules for etiquettes. For example, not chewing gum during a meeting. You would think it's obvious, लेकिन again, for someone who had never done it, it wasn't obvious. तो इस तरह की बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती हैं, but that you never think of up until you're in that situation. तो इस तरह की चीजें सीखना और फिर यहाँ के लोगों के साथ बिजनेस करना is much more different, obviously. You have to kind of pay more attention to the detail कंपेयर टू पाकिस्तान में। जितने मैंने लोगों को देखा था एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हुए, यहाँ पे आपको हर एक चीज स्पेसिफाई करनी पड़ती है, क्योंकि द मोर you specify things, the easier it is for people to manage their time and be able to cater to you. अगर आप टाइम अपना स्पेसिफाई नहीं करेंगे, अगर आप क्या करना है स्पेसिफाई नहीं करेंगे, अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो no one will uh, do business with you. And that's not even just a rude thing, that's just human, I think, क्योंकि obviously हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं और उन्होंने उन 24 घंटों में सब कुछ करना होता है। तो if you make being in contact with you, being in business with you easier, more people will do business with you, because obviously everyone likes doing things that are easy, doing things that are efficient and convenient. So I think those are some of the things that I learned when kind of switching towards this culture, to the Western culture. And especially at a very young age. कितने साल के थे उस वक्त exactly? 2018 में जब मैं आया था, तो I think I was around at the time of the internship. I think I was around 16, 17, around those 16, years. 17. Hmm. Wow, very young age, and Yep. especially such a big cultural change, Hmm. cultural shock almost. क्योंकि खाली लैंग्वेज आना आपको जो है वो काफी नहीं होता। Hmm. लैंग्वेज के और बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, कल्चरल नुआंसेस होते हैं, बिल्कुल। तो आपने जब आप प्रैक्टिकली उस कल्चर में रह रहे होते हैं, लोकल लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो उस वक्त आपको जो है वो चीजें सीखने को मिलती हैं, राइट? बिल्कुल। तो दैट वाज रियली ग्रेट। अच्छा, इसके साथ आप मुझे बताएं कि लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं, तो कितनी लैंग्वेजेस हैं जो कि आप बोलते हैं? उर्दू, और ऑब्वियसली जो भी उर्दू बोलता है, दे आल्सो स्पीक हिंदी, क्योंकि दे आर सो सिमिलर। तो उर्दू, हिंदी और पंजाबी, क्योंकि हाउस होल्ड में उर्दू पंजाबी का मिक्सचर एक तरह से बोला जाता था पाकिस्तान में। एंड देन इंग्लिश ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए यू लर्न हाउ टू स्पीक एंड रीड इंग्लिश। मतलब स्पीक एंड रीड तो मुझे आती थी, लेकिन हाउ टू स्पीक इट फ्लुएंटली विद एन एक्सेंट, व्हेन टू चेंज एन एक्सेंट, तो वो इंग्लिश यहाँ पे। स्पेनिश टू अ गुड एक्सटेंट,
That is just all thanks to football. क्योंकि जब आप football खेलते हो तो a lot of people just speak Spanish there because a lot of people that play football are from that background. तो आप Spanish बोलते बोलते सुनते सुनते आप बोलने लग जाते हो और फिर आप specific words सीख लेते हो. Or I think anyone that lives in New York just knows a decent amount of Spanish just by living here. क्योंकि फिर वही बात है यहाँ पे diversity इतनी ज़्यादा है कि a lot of people from a lot of different backgrounds speak multiple languages, and a big percentage of that happens to be people who speak Spanish as their first language or as one of their languages. So I think that adds to the Spanish. So it's Urdu, Hindi, same, Punjabi, English, Spanish, and obviously I can read Arabic due to the Quran. आप कुछ बोल के बता सकते हैं थोड़ा सा, जैसे सेम सेम वर्ड्स आप बोले इन चारों लैंग्वेजेस में जो कि आपने बात की है. So for example, if you want to tell someone to calm down, तो उर्दू में होगा कि मतलब हौसला रखो थोड़ा आराम से. हिंदी में भी वही होगा. पंजाबी में होगा राम नाल, जिस तरह हम थोड़ा सा कुछ लेटर्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं पंजाबी बोलते हुए. और फिर स्पेनिश में बोलना होगा तो होगा ट्रांकीलो या फिर कालमा, इस तरह करके. और अरबिक में अगेन आई कैन ओनली रीड अरबिक, तो आई कैन स्पीक, तो नो आइडिया इन अरबिक. How lovely. Thank you so very much. Okay, definitely we would love to continue this, inshallah. इंशाल्लाह. और अगले हमारे पॉडकास्ट में, because this was so informational और आपने इतने सारे जो बेस लेवल है उसको टच किया. Now I would love to tie all of these topics into more detailed individual podcast. क्योंकि इससे हमारी ऑडियंस को एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं हमारे कन्वर्सेशन में, स्पेशली आपके साथ. थैंक यू सो वेरी मच शाज़ेब, Of course. आपके टाइम के लिए. और इस दौरान हमारी ऑडियंस की तरफ से डेफिनेटली हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे जिन टॉपिक्स के बारे में, जिन एरियाज के बारे में वो ज़्यादा क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं, उसको वो हमें अपने क्वेश्चंस भेजेंगे. तो हम इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस भी लेके तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ दोबारा बैठेंगे. थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए वंस अगेन, एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे. Thank you.